नमस्कार दोस्तों, स्टडी इजी कोड अपने जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 पेपर हो गया। पेपर देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे। यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है, बट कुछ चीज़ें हमेशा फिक्स रहती हैं। जैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन। एनसीईआरटी ये बेसिक फाउंडेशन है किसका, ना कि सिर्फ यूपीएससी का, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स का, मोस्ट क्या हम कह सकते हैं, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स का ये बेसिक फाउंडेशन है। यहीं से चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होता है यहीं से समझ में आता है। इसीलिए हम अपने चैनल पे जीएस फाउंडेशन कोर्स लाए हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं हम उनको कवर करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड बुक पे जाएंगे, ठीक। ये पर्टिकुलरली जो बच्चे 2026-2027 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करेंगे। क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। देखो एनसीईआरटी हम ऐसे लाइन बाय लाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में या पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस में अभी क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट लाइन से, डायरेक्ट बुक की लाइन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए हम बुक को ही कवर करेंगे, ठीक है। बुक को एक बार जब हम गो थ्रू हो लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स पे, नोट्स पे आएंगे, ठीक। तो पॉलिटी का पहला चैप्टर, क्लास 11th की जो पॉलिटी है एनसीईआरटी, उसका पहला चैप्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारे लिए, संविधान ज़रूरी क्यों है, संविधान आया कैसे, संविधान है क्या एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में क्या देता है, सोसाइटी में संविधान क्या देता है, कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न कैसे करता है सोसाइटी को, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। एग्जैक्टली संविधान है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को गवर्न कैसे करता है, और लास्टली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस। अब देखो मान लो ये कोई ग्रुप है, एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इस ग्रुप के आप भी मेंबर हो, ठीक। सारे मेंबर्स डिफरेंट है, जैसे मान लो रिलीजन इनका डिफरेंट है, अलग अलग धर्म से हैं, सबका कास्ट अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सबका ऑक्यूपेशन अलग है, ठीक है। तो ये लोग एक ग्रुप में कैसे रहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब मान लो ये अगर कोई है पर्सन, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मान के चलते हैं, तो इन दोनों में कुछ जैसे सोच जिसको कहते हैं, थिंकिंग किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के डिफरेंट होगी ही होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों में मतभेद बनेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ना। बट होना क्या है, इस पर्सन को एक दूसरे के हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्हें रहना भी ग्रुप में ही है, रहना भी ग्रुप में है, लेकिन जो सोच है, थिंकिंग है, उसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। तो ये लोग शांति से एक ग्रुप में कैसे रह सकेंगे? जब इस ग्रुप का पर्टिकुलर कुछ रूल होगा, तब ये सारे पर्सन एक साथ शांति से ग्रुप में रह सकेंगे। समझ रहे हैं ना? ये मान लो कोई ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं, सारे मेंबर्स में बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, ऑक्यूपेशन का डिफरेंस है, प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, वेल्थ का है, हर चीज़ अलग अलग है, ठीक है। तो जब हर चीज़ अलग अलग है तो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, दो पर्सन में ज़रूर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, बट इन्हें नीड भी इन्हीं पर्सन की है। जैसे मान लो टीचर है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ठीक। तो टीचर ही क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, और बच्चे के ही थ्रू टीचर को पैसा मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हुए कि नहीं, डिपेंडेंसी है, तो रहना भी इन्हीं ग्रुप में ही है,
ठीक है। लेकिन ग्रुप में कैसे रहें कि जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो चीज़ें इजीली सॉल्व हो सकें। ये तभी पॉसिबल होगा जब इस ग्रुप का कुछ रूल होगा, कुछ रेगुलेशन होगा उस ग्रुप का, तब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। उसी वही रूल कहाँ से प्रोवाइड होता है? कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। वो रूल कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या देता है? कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस। आप लोग कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे की हेल्प से कैसे एक ग्रुप में रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये देखो, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ रीजनेबल लार्ज ग्रुप। इमेजिन करो, ये मान लो कोई लार्ज ग्रुप है जिसके आप मेंबर हो। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? इस ग्रुप में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि रिलीजियस, कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे, कुछ क्रिश्चियंस होंगे, और भी रिलीजन के पर्सन हो सकते हैं। ठीक है। और भी चेंजेस हो सकता है, जैसे कि प्रोफेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं, एबिलिटीज़ सबकी अलग हैं, हॉबीज़ सबकी अलग है, टेस्ट सबके अलग। ग्रुप है जिसमें बहुत सारे पर्सन हैं और ये सारी चीज़ें सबकी अलग अलग है। ठीक। कुछ रिच हैं, कुछ पुअर है, कुछ ओल्ड है, कुछ यंग हैं, बट फाइनली क्या है? इस ग्रुप को रहना एक साथ है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो उस सिचुएशन में वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ये है ना। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद क्या है? ग्रुप को रहना साथ में है। रीज़न? क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ग्रुप एक साथ पीसफुली कैसे रहेगी? जब उस ग्रुप का क्या होगा? कोई रूल रेगुलेशन होगा। वन में से दैट परहैप्स मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन अग्री ऑन सम बेसिक रूल। अगर सारे मेंबर्स मिल करके किसी बेसिक रूल पे अग्री करेंगे कि ठीक है, हमें ऐसे ग्रुप में रहना है, तो हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना होगा, सबका अपना अपना लाइफ है, सब अपने अपने चीज़ों में इंगेज रहेंगे, मतलब कि पर्टिकुलर किसी बेसिक रूल पे सारे पर्सन अगर अग्री करेंगे, तब ये ग्रुप के हर पर्सन पीसफुली रह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो रूल है, ये जो बेसिक रूल है, ये कहाँ पे दिया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। वही यहाँ पे दिया हुआ है। वाई विल ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल? क्यों ज़रूरत पड़ेगी? जिससे वो पीसफुली रह सके। ठीक है। तो ये दे दिया ना, फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। एग्जैक्टली संविधान हमें क्या देता है? पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये यहाँ पे हो गया। क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि कैसे हम एक कोऑर्डिनेशन में एक रूल के थ्रू रह सकते हैं। समझ में आया? आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? ये सेकंड पॉइंट है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब देखो, मान लो ये हो गया ग्रुप जिसमें अलग अलग पर्सन हैं। एक चीज़ तो क्लियर आ गई, ये पर्सन पीसफुली कब रहेंगे? जब इसका कोई बेसिक रूल होगा। जब इसका क्या होगा? कोई बेसिक रूल होगा जिसको हर पर्सन को फॉलो करना होगा, तब ये लोग पीसफुली रहेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है? ठीक है, बेसिक रूल तो रहेगा, बट बेसिक रूल बनाएगा कौन? ठीक है, इनके अकॉर्डिंग मान लो रूल यक्स सही है, इनके अकॉर्डिंग रूल वाई सही है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे यू वांट रूल यक्स बट अदर वांट रूल वाई। ठीक, हर पर्सन का अलग अलग रूल होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है? आखिर एग्जैक्टली रूल्स को बनाएगा कौन? How do we decide whose rule or preference should govern us? You may think the rule you want everyone to be live by are best. मतलब कि सबको अपने अपने रूल्स सही लगेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि एग्जैक्टली रूल्स बनाएगा कौन? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? It specifies basic allocation of power in society. It decide who get to decide what the laws will be. In principle, this question who get to decide can be answered in many ways. देखो, ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो ये ग्रुप है, इसका रूल जो ये बेसिक रूल पे डिपेंड करेगा। ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये लोग पीसफुली कैसे रहेंगे? जब इसका कोई बेसिक रूल होगा। बेसिक रूल कौन प्रोवाइड कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि आखिर ये बेसिक रूल कौन बनाएगा? क्योंकि इस पर्सन के अकॉर्डिंग दूसरा रूल सही होगा, इस पर्सन के अकॉर्डिंग दूसरा, हर पर्सन का अपना अपना होता है। तो ये बेसिक रूल बनाएगा कौन? ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब कि ये रूल बनाने का पावर किसके पास है। कॉन्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन का भी आंसर अलग अलग वेज में देता है, जैसे कि जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें मोनार्क हेड होते हैं, उसमें रूल्स कौन बनाता है, मोनार्क बनाते हैं। ठीक है, मोनार्क डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल भी है, ओल्ड सोवियत यूनियन जो था, ठीक है, वहाँ पे रूल्स वगैरह कौन बनाते थे, मोनार्क बनाते थे। ठीक, बट जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हैं, यहाँ पे रूल्स कौन बनाएगा, यहाँ पे पीपल्स को ये पावर दी जाती है रूल्स बनाने की। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना चीज़ें। ग्रुप में रहना है पीसफुली, तो कैसे, जब बेसिक रूल होगा। अब रूल बनाएगा कौन, इसका आंसर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, ये चीज़ हमें कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जहाँ पे हेड मोनार्क है, ठीक है, सिंगल पार्टी, वहाँ पे रूल कौन बनाएगा, मोनार्क बनाएगा। बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे रूल कौन बनाएगा, वहाँ पे पीपुल्स को ये राइट दिया जाता है क्या, रूल बनाने का। बट देखो अभी भी ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि पीपुल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, बिकॉज इफ यू आंसर दैट पीपुल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड पीपुल डिसाइड। अब पीपल्स कैसे डिसाइड करेंगे, फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्रीज टू इट। देखो कोई भी चीज़ लॉ कब होती है, जब हर पर्सन इस पे अग्री कर जाए। ये पर्टिकुलर चीज़ मान लो है, ये लॉ कब होगी, जब हर पर्सन इस पे अग्री करेगा। ठीक, तो पीपल कैसे लॉज बना सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन है, हर पर्सन का, हर पीपल का अलग अलग ओपिनियन है। तो पीपल्स लॉज कैसे बनाएंगे, कि इतने लोगों का कैसे होगा। तो जो इलेक्शन होता है, पीपल क्या कहते हैं, इलेक्शन के थ्रू पर्सन को इलेक्ट करते हैं, और ये जो इलेक्टेड पर्सन होता है ये पार्लियामेंट में रहते हैं और ये लॉज को बनाते हैं। तो ऐसे पीपल क्या किए, लॉज बनाए। समझ में आया, चीज़ें समझ में आई ना, पीपल्स लॉज कैसे बना रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ गया ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है, तो समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है कि कैसे पीपल्स लॉ बना रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, दूसरा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ मेकिंग पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो डिसीजन ले सकता है वो कौन ले सकते हैं, पीपल। अब पीपल डायरेक्टली तो लेंगे नहीं, कैसे ले रहे हैं, पीपल पर्सन को इलेक्ट कर रहे हैं, वो इलेक्टेड पर्सन क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं और वो लॉज वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन दो चीज़ दिया, क्या क्या, सबसे पहला तो बेसिक रूल, बेसिक रूल। सेकंड क्या बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास होना चाहिए, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन सोसाइटी। तो हमने ये दो पॉइंट देखा कि ये दो पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है, लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर पे लिमिटेशंस लगाता है। ठीक है, देखो ग्रुप है, ग्रुप पीसफुली कैसे रहेगा, जब इसका रूल रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात बता दिया। दूसरा क्या बताया, ये रूल कौन बनाएगा, रूल बनाने का पावर किसके पास है। ठीक, तीसरा क्या बता रहा है, ये जो पावर है, मतलब जो लोग रूल बना रहे हैं इनका पावर लिमिटेड है, लिमिटेशन है। कैसे, ये चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं। तीनों इंटरकनेक्ट हुआ कि नहीं, रूल बन रहा है, रूल कौन बना रहा है, पावर किसके पास है, ये जो पावर है ये लिमिटेड है। इसके पीछे रीज़न है, मान लो ये एक रूल बना, ठीक है, तो जो पर्सन इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में गया है वही रूल बना रहा है, इस पे सबका कंसेंट रहेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपनी मनमानी इसमें कर ले। ठीक है, कोई भी लॉज बनाने के पीछे डायरेक्टली मनमानी किया जा सकता है, जैसे कि हर चीज़ में प्रोहिबिशन, हर चीज़ में नहीं, किसी भी एक चीज़ में प्रोहिबिशन, जैसे कि कह दे कि enjoin दैट क्लोथ्स ऑफ सर्टेन
कलर वर प्रोहिबिटेड, पर्टिकुलर किसी कलर के क्लोथ्स को प्रोहिबिट कर देना, ये सारी चीज़ें मनमानी हो गई ना। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है। रीज़न है क्योंकि उनके पावर पे क्या है, लिमिटेशन है। आप लॉज बना सकते हैं, आप रूल्स बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उस पर आपके पास अनलिमिटेड पावर है, उस पर प्रोहिबिशन है। क्योंकि अगर अनलिमिटेड पावर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, बाकी लोगों को रेगुलेट करने लगेंगे। जैसे कि आप पर्टिकुलर टाइम पे उठोगे, आप पर्टिकुलर टाइम पे सोगे, आप ये खाना खाओगे, आप ये चीज़ें नहीं करोगे। क्यों ऐसा कोई करेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। यही रीज़न है कि जो गवर्नमेंट लॉज बना रही है, रूल्स बना रही है, उनको जो पावर दिया गया है उस पावर पे क्या है, लिमिटेशन है। ठीक, तो ये लिमिटेशन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, कैसे लिमिटेशंस कैसे वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। वही जो हमने डिस्कस किया वही है, देख लीजिए आप। गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन, जब भी मन करे तो किसी को भी पकड़ लो, ठीक है, किसी भी स्किन कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दो, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशन है। अब ये लिमिटेशंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि हर पर्सन को फंडामेंटल राइट दिया गया है। ठीक है, इस फंडामेंटल राइट से गवर्नमेंट का जो पावर है लॉज बनाने का, उस पर लिमिटेशंस लगाया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। पर्सन के पास कौन सा फंडामेंटल राइट है, एक राइट है ना, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये फंडामेंटल राइट है जो कि पर्सन को दिया गया है। ठीक, अब मान लो कोई गवर्नमेंट है, वो ऐसा नहीं बना सकती कि नहीं आपको पर्टिकुलर ये खाना खाना है या आपको पर्टिकुलरली इस टाइम पे सोना है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। क्यों, लिमिटेशंस कैसे है, क्योंकि पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस लगा रहा है ना गवर्नमेंट पे कि आप यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये पर्सनल पर्टिकुलर उस पर्सन की चॉइस है। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं, पूछ सकता है ना कि कैसे, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी चीज़ दी हुई है जो कि गवर्नमेंट का जो पावर है लॉज बनाने का उस पर प्रोहिबिशन लगाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, पर गवर्नमेंट का जो पावर है लॉज बनाने का उस पर लिमिटेशंस लग रहे हैं। कैसे, ये चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ली। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो जो थर्ड और मेन फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वो गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस, गवर्नमेंट का जो पावर है उस पे लिमिटेशंस लगाता है। तो 3 चीज़ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन कौन सा है, ऐसे रिवाइज करते चलेंगे तो चीज़ें आपको याद होंगी। सबसे पहला तो रूल बनाता है, कैसे बनाता है, क्या बनाता है, ये हमने देख लिया है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, सॉरी, रूल प्रोवाइड करता है। अब ये रूल बनाने का पावर किसके पास है, ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रूल है जिससे कि पर्सन कोऑर्डिनेशन से पीसफुली एक ग्रुप में रह सकते हैं, वो रूल बनाने का पावर किसके पास है, ये कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। वो पावर है किसके पास, अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे मोनार्कियल अगर सिस्टम है वहाँ पे मोनार्क के पास है, डेमोक्रेटिक है जैसे इंडिया में तो वहाँ पे पीपल्स के पास है। पीपल डायरेक्टली तो करेंगे नहीं, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, ये जो पावर है लॉज बनाने का, इस पे लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेशन क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर लिमिटेशन नहीं होगा तो जो पावर जो लॉज बना रहे हैं वो क्या करने लगेंगे, वो हर एक पर्सन के लाइफ को रेगुलेट करने लगेंगे। ठीक है, लिमिटेशंस कैसे प्रोवाइड करता है, पर्सन को फंडामेंटल राइट दे दिया है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक लिमिटेशंस आ जाते हैं। ठीक, कैसे आता है, क्या आता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम इसको बहुत इजी और क्रिस्प लेवल में लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज, ये कह रहा है ना जो पावर है गवर्नमेंट की बहुत सारे वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे उसी को जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, जो अभी इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। पर्टिकुलरली सोसाइटी का क्या गोल होगा, क्या एम होगा, क्या एस्पिरेशन होगा, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है ना, एजुकेशन पर्सन को प्रोवाइड करना है, कह रहा है कि नहीं, कहता है ना, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म करना है, डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करना। ये सारी चीज़ें सोसाइटी में
इंडियन सोसाइटी में हमें लानी है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सोसाइटी का गोल क्या है, एम क्या है, एस्पिरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो बहुत ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं और गवर्नमेंट पे लिमिट्स लगाते हैं। बट अभी जो 20th सेंचुरी के बाद के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब नियर अबाउट 20th सेंचुरी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या देता है? ये सोसाइटी के गोल और एस्पिरेशंस को भी डिस्कस करते हैं। ठीक, ये लिमिटेशंस वगैरह तो लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ सोसाइटी के गोल्स वगैरह को भी डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ना, फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें डायरेक्टली मेंशन है कि भारत की सोसाइटी में क्या होगा? भारत की सोसाइटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होगी। ठीक, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं। तो आई होप अब चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। संविधान में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। इन सारे रीजंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये तो वही दे रहा है कि और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जब अभी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल वे में देखेंगे तो ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सोसाइटी का क्या मेन एम होना चाहिए, सोसाइटी का एम क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी हुई हैं? हमारे संविधान में दी हुई हैं। ठीक, अब समझ में आया संविधान की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों? ये है फोर्थ फंक्शन। तो 4 फंक्शन हमने कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, कौन कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन रूल देता है कि पर्टिकुलरली इस मतलब जो एक ग्रुप है उसमें लोग कैसे शांति से रहेंगे, उसके लिए रूल प्रोवाइड करता है। रूल बनाएगा कौन? इसका पावर देता है। ये रूल बनाने का पावर किसके पास है? ये चीज़ कहाँ पे देता है? संविधान में देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देता है। ये जो पावर है इस पे लिमिटेशन होगा, ये भी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। और फोर्थ क्या देता है? सोसाइटी का मेन एम क्या है, ये चीज़ कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये 4 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बाकी और भी चीज़ें हैं, देखते हैं। पीपल की आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी लोगों की, ये भी कहाँ पे दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। हमने ऊपर देखा ना कि हम क्वेश्चन स्टार्ट क्या किए थे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, संविधान में कौन सी चीज़ें हैं, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसमें कुछ होगा तभी तो हमें ज़रूरत पड़ी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हम देख रहे हैं। तो 5वां पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी। जैसे इंडियंस, भारतीयों को इंडियन सिटीजनशिप दिया हुआ है ना, किस आर्टिकल में? अभी तो जो लोग शुरू कर रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, बट हाँ सिटीजनशिप दिया हुआ है पार्ट 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिलता है? जो लोगों की आइडेंटिटी होती है वो कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। ठीक, दिस मीन्स द पीपल एज कलेक्टिव एंटिटी कम इन टू बींग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन. It is by agreeing to basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one form of collective identity. One has set of identities that exist prior to constitution, but by agreeing to certain basic norms and principle, one constitute one's basic political identity. Second, constitutional norms, the overreaching framework within which one pursue individual aspiration, goal and freedom. Overall जो पर्सन की आइडेंटिटी होती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, इंडियंस की क्या आइडेंटिटी है? भारत में जो लोग हैं उनकी क्या आइडेंटिटी है? इंडियन। ठीक है, अब वो उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी और भी सारी चीज़ें ये कहाँ से मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। ठीक है, साथ ही साथ मोरल आइडेंटिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। मतलब पर्सन की जो भी आइडेंटिटी है, पहचान है, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की जो भी पहचान है वो उसको कहाँ से मिलता है? उसके संविधान से मिलता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, ये लाइन आप देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी. भारत में एथनिक आइडेंटिटी नहीं मिलती है, ये चीज़ आपने देखा भी होगा. ठीक है, एथनिसिटी जो एथनिक आइडेंटिटी है वो भारतीयों को नहीं मिलता है. डिफरेंट नेशन एम्बॉडीड डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी. बस इतना ध्यान रखो कि जो आइडेंटिटी होती है
वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और इंडियन मतलब भारत में जो लोग हैं उनकी पर्सनल क्या आइडेंटिटी है, इंडियन। इंडियन ये इनकी पर्सनल आइडेंटिटी है। बाकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब कि वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। मोरल आइडेंटिटी भी कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ठीक है, तो पर्सनल की जो भी आइडेंटिटी है वो कहाँ से मिलती है, संविधान से मिलती है। तो ओवरऑल ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लास 11 की पॉलिटी में यही 5 पॉइंट दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स देता है। ठीक है, कैसे पर्सन ग्रुप में रहेगा, वो कौन सी चीज़ें फॉलो करेगा, ये सब कहाँ देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देता है, पहला पॉइंट। अब ये रूल बनाएगा कौन, रूल बनाने का पावर किसके पास है, ये भी संविधान देता है। अब ये जो रूल बना रहा है, ठीक है, उस पर लिमिटेशंस, उस पर लिमिटेशन होना चाहिए। अगर लिमिटेशन नहीं होगा तो ये लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते रहेंगे। ये कहाँ पे मेंशन है, ये भी हमें हमारा संविधान ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और क्या देता है, सोसाइटी कैसी होगी, सोसाइटी का एम क्या होगा, सोसाइटी का गोल क्या होगा, ये क्या देता है, ये कहाँ से मिलता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और लास्टली, एक पर्सन की आइडेंटिटी क्या होगी, पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी क्या होगी, ये कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये 5 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। ठीक है, रूल प्रोवाइड करता है, रूल बनाने का पावर किसके पास है, जो पावर है उस पर लिमिटेशंस, सोसाइटी कैसी होगी, पर्सन की आइडेंटिटी, ये 5 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए संविधान हमारे लिए ज़रूरी है। आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, ऑथोरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि आखिर एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ये तो देख लिया कि वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू अस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो ऊपर पढ़ने के बाद हमने एक चीज़ तो देख ही लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल, जिसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे है। ठीक है, रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, बट वो रूल इफेक्टिव कैसे, लोग उस रूल को मानेंगे। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हम आगे चैप्टर में डिस्कस करके पा जाएंगे। तो अब हमें क्या क्या देखना, हमने ये 2 क्वेश्चन के आंसर तो देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी हमारे लिए क्यों है, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने में ही सफिशियंट है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम आगे चैप्टर में, इसी फर्स्ट चैप्टर को ही डिस्कस करके देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, पीछे के डिस्कशन के बाद आप लोग एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अभी जो भी हमने डिस्कस कर लिया उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर यहाँ से आप दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स है, रूल्स। इसमें एक नहीं बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे रूल्स मेंशन है। कैसे रूल, कि कोई सोसाइटी कैसे चलेगी, ओवरऑल फंक्शन कैसे होगा। तो यहाँ से एक जो 3 क्वेश्चन पीछे है उसमें से एक क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मेंशन भी है, वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन अबव। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। ये डॉक्यूमेंट है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन, जो कि ऊपर अभी हमने देखा बहुत सारे फंक्शन। ओवरऑल जैसे कह सकते हैं कि सोसाइटी कैसे चलेगी, या जुडिशरी, मतलब जो भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इनका फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस की रहती हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफेक्ट में कैसे रहेगा, इफेक्टिव कैसे रहेगा। दुनिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इन्हें इफेक्टिव बनाता है, अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, मोड ऑफ प्रमलगेशन। सबसे पहला क्या डिपेंड करता है,
कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसे बनाया किसने है और कैसे बना है, किस मोड से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे किसने बनाया है। ठीक है, देखो होता क्या है, अच्छा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो। आज के टाइम का ऐड आता है, हमें अगर कोई चीज़ लेना होता है, अभी तो आज के टाइम में जब से ऑनलाइन का सीन चल गया है बहुत सारे ऐड आते हैं, तो हम कौन सी चीज़ों को प्रेफर करते हैं, उन एड्स को प्रेफर करते हैं, उन सामानों को प्रेफर करते हैं जिसके ऐड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेसेस होते हैं। होता है कि नहीं, ये चीज़ तो ध्यान दिए होंगे। जो पॉपुलर फेसेस मतलब कि जो बहुत बड़े स्टार होते हैं उनका जो ऐड होता है, हम उन चीज़ों को मतलब वो जिस सामान का ऐड करते हैं हम उन चीज़ों को पहले प्रेफर करते हैं। ठीक, वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी लगाइए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लोग फेमस हैं उनके द्वारा, फेमस मतलब कि कैसा, जो पॉपुलर हैं, जिनके पास एबिलिटी है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में है। तो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। यहाँ पे दिया हुआ है मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं करती है, डिफंक्ट रहती है, वर्क नहीं करती है। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर और सॉरी एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विथ देम। मतलब कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो सही से फंक्शन नहीं करते हैं, डिफंक्ट हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि वो ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाया गया है जो कि पॉपुलर नहीं है या जो एबल नहीं है, लोगों को साथ में ले चलने के लिए एबल नहीं है। ठीक है, बट वहीं पे कुछ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं जिनका फंक्शन प्रॉपरली चलता है। जैसे एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट। तो ऐसा क्या है इन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बने हैं, पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स के बाद बने हैं। ठीक है, तो जो पर्सन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, जो पॉपुलर हो गए थे, मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, जैसे कि हम एक अपने यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, यही लोग तो मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए भी थे। ये लोग नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। ये एक एबल लीडर थे। ठीक, तो पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद ये सारे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, बना। ये रीज़न है कि ये सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इनका फंक्शन अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ प्रमलगेशन मतलब कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में। ठीक, अब एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बना था। ठीक है, लंबे टाइम पीरियड में दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय जो संविधान है वो बना था। ठीक, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, जैसे हमने देख लिया पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स बहुत सारे। जब हिस्ट्री भी अभी हिस्ट्री का भी सेशन चलेगा तो उसमें आप समझ जाएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे कैसे ये सारी चीज़ें हुई, कैसे हमारा एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बना, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों मिक्स करके जो एक्ट्स वगैरह आए, ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट्स लाए उनका कैसे इम्पैक्ट पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जो फेमस लीडर्स वगैरह थे, ऐसे लीडर्स जो बहुत ज़्यादा फेमस भी थे और बहुत पॉपुलर थे और साथ ही साथ एबल थे, एबिलिटी जरूर याद रखिएगा, उनके द्वारा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मोड ऑफ प्रमलगेशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कैसे रहेगी, ये सबसे पहले किस पे निर्भर करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है या किस प्रोसीजर में वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। एग्जाम्पल आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इंडिया का। अब देख ही सकते हैं इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद बनाया गया था, और नेशनलिस्ट मूवमेंट में ऑब्वियसली पता है वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना जो पॉपुलर होंगे, जो एबल होंगे, और उन्हीं द्वारा ये संविधान बनाया गया। तो मोड ऑफ प्रमलगेशन, आई होप ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गई होगी। दूसरा कौन सा पॉइंट है, सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट में रहने का। देखो अब इसको समझ लेते हैं पहले। कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसमें सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप की बात की जाएगी, इसमें ये रूल्स दिया हुआ है,
कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, इसमें जो रूल्स हैं, तो ये रूल्स अगर किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है या एक पर्टिकुलर लोगों को ही सपोर्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग इसको अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तो ये डिफंक्ट हो गई। बट अगर ये हर सोसाइटी में हर पर्सन के लिए, माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़, विमेन, चिल्ड्रन, मेन, सबके लिए अगर इसमें प्रोविज़न होगा, इसमें रूल होगा, तो हर पर्सन इसको अच्छे से फॉलो करेगा। करेगा कि नहीं? आप ही बताइए। मान लो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रूल। अगर किसी एक दो लोगों के लिए रूल बना, या एक कम्युनिटी दो कम्युनिटी के लिए, एक पर्सन दो पर्सन या विमेंस के लिए बस रूल बना, तो उसको सब कोई तो फॉलो करेगा नहीं। बट अगर सबके लिए इसमें थोड़े थोड़े रूल्स हैं, तो हर इंसान, हर ग्रुप, हर कम्युनिटी इसको फॉलो करेगी। तो सबसे ज़्यादा मेन क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक, देखो यहाँ पे दिया भी है ना, इट इज़ हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविज़न। सोसाइटी में हर पर्सन को कुछ रीज़न देता है। जब सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, तो हर पर्सन को क्या देता है? कॉन्स्टिट्यूशन रीज़न देता है कि हर पर्सन उसको फॉलो करे। ठीक है, जैसे कि मेजॉरिटी यहाँ पे है, फॉर इंस्टांस अलाउड परमानेंट मेजॉरिटी टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप विद इन द सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटी नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओवरऑल ये कह सकते हैं सब्सटेंटिव प्रोविजन, मतलब कि सोसाइटी में हर ग्रुप, हर पर्सन के लिए प्रोविजन अगर दिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सब कोई उसको फॉलो करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। ठीक, मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, द मोर लाइकली इट इज़ टू सक्सीड। जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितना ही ज़्यादा फ्रीडम, इक्वालिटी हर मेंबर्स के लिए दी जाएगी, मतलब हर मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट्स रहेगा, उतना ही उस कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सीड होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक, ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, 2 रीजंस हमने देख लिया कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा। क्या क्या देखा? पहला पॉइंट क्या था? यहाँ पे नहीं, यहाँ देखते हैं। 2 पॉइंट हमने देखा। पहला क्या था? पहला क्या था? मोड ऑफ प्रमलगेशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, कैसे बना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है कि कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? सब्सटेंटिव प्रोविज़न, मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में नियर अबाउट हर ग्रुप के लिए, सोसाइटी में हर ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस दिए रहेंगे, तो क्या होगा उसमें, मतलब हर पर्सन को वो फॉलो करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट मिलाने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो चलिए अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसे हेल्प करता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने में। देखो क्या होता है, अब यहाँ समझ लेते हैं पहले। अभी तक 2 देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा, सोसाइटी में जितने पर्सन हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबके लिए अगर कुछ ना कुछ प्रोविजंस होंगे, तो हर पर्सन उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक, अब तीसरा क्या कह रहा है? सिर्फ लोगों से नहीं। अब देखो हमें पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, ठीक है, 3 इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। सबका अपना अपना काम है। ये तीनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते हैं। ये दोनों तीनों क्या है? एक दूसरे में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं होगा। तो एक दूसरे के पावर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, पावर को इंक्रीज करने के लिए ये लोग अपना अपना बेस्ट देंगे। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो, एक लाइन है, तीनों को रहना यही है, तीनों इस लाइन से आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, एक के बिना भी ये लाइन पूरी नहीं होगी, लेकिन अब देखना है कि इसमें बेस्ट कौन देगा। तो क्या करेंगे? तीनों अपना हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, रूल्स को फॉलो करके। कौन से रूल्स को फॉलो करके? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आया समझ में? तो जब बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होगा, मतलब अब मैं एग्जांपल ये समझा रही हूँ इंडिया का एग्जांपल दे करके। जैसे इंडिया में है, बैलेंस्ड है ना, तीनों है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों को एक साथ रहना है बिना इंटरफेयर किए, इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलेगा। तो अपना बेस्ट देने के लिए तीनों काम करेंगे। तीनों काम करेंगे मतलब कि रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। कौन से रूल? जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो गया। आया समझ में?
यहाँ पे वही मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर। यही है ना, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए एग्जीक्यूटिव, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए लेजिस्लेटिव, अपने पावर को, जुडिशरी अपने पावर को, ऐसे अपने अपने पावर्स को इंक्रीज करने के लिए ये लोग अपना बेस्ट काम देंगे, बेस्ट रूल्स को फॉलो करेंगे। कौन से रूल? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करेंगे इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे करके। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंट power across different institutions like the legislative, executive, judiciary and even independent statutory body like election commission. ठीक, this ensure that even if one constitution want to subvert the constitution, if one institution want to subvert the constitution, other can check its transgression. अब देखो, मान लो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं, सब एक साथ ही काम करती हैं। ठीक है, सब अपना अपना काम करेंगी। ऐसा कोई नहीं होगा कि मान लो एग्जीक्यूटिव ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करेगा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन पे उसका हक होगा। नहीं, सबका अपना अपना हक होगा और अगर इसमें से कोई एक सबवर्ट करने की कोशिश करेगा तो बाकी दो क्या करेंगे? इनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस रूल फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा। कौन कौन सा 3 पॉइंट? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कौन है, ये सबसे पहले मैटर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, मोड ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, ये सबसे पहला मैटर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, मतलब इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है। दूसरा, सब्सटेंटिव प्रोविजन, मतलब कि सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके लिए अगर उसमें प्रोविजन होगा तो सब कोई फॉलो करेगा ही करेगा। तीसरा, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन, जब इंस्टीट्यूशन बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? सब अपने अपने पावर को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सब साथ में ही, जब सबको इक्वल पावर मिला है तो सब अपना वर्क अच्छे से कोशिश करेंगे, मतलब कोई एक दूसरे से नीचा नहीं होना चाहता ना, तो सब अपना वर्क अच्छे से करेंगे, रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। कौन से रूल? वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये 3 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये सब तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे दिया है, तो अभी समझ में आया ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं, इसके लिए 3 क्वेश्चन ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? क्या क्रेडिबल पीपल ने, जिसके पास एबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने इनैक्ट किया है? दूसरा क्या कह रहा है कि सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं। सॉरी, अगर कोई, ये इंस्टीट्यूशन वाला दे दिया, सॉरी ये 3rd पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इंस्टीट्यूशन वाला, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन वाला। ठीक है, और ये 3rd पॉइंट क्या कह रहा है कि सबके लिए इसमें प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक, तो ये 3 रीजंस हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। जो हमारा भारतीय संविधान है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बना कैसे, अब हम ये देखेंगे। देखो, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और ब्रिटिशर्स मतलब बहुत सारे नेशनल मूवमेंट इंडिया में हो चुके थे, तो क्या हुआ, लास्टली जा कर के 1946 में, अभी डिवीज़न नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए क्या बना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था 1946 में, 1946 में। अभी भारत पाकिस्तान का बाइफर्केशन भी नहीं हुआ था, सेपरेशन नहीं हुआ था, उससे पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। किस लिए? ये असेंबली क्या करेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। ठीक, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार ये असेंबली मिली थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर डिवीज़न हो गया, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गई और फाइनली 14 अगस्त 1947 में फिर से ये असेंबली जा कर के मिली थी। ठीक है, अभी समझ में आया। पहले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में जो बनी थी, वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी, एक ही बार मिली थी, पहली बार मिली थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, डिवीज़न हो गया, और फिर डिवीज़न के बाद असेंबली कब मिली थी, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को
ये असेंबली फिर से मिली थी। ठीक, इस असेंबली में जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इलेक्शन के थ्रू नहीं गए थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। कहाँ से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज्ड रफली along the lines suggested by the plan proposed by committee of British cabinet। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गया, इसमें इनडायरेक्टली इलेक्ट किए हुए पीपल थे। ठीक है, कहाँ से? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से और प्रिंसिपल स्टेट से। अब ये देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये क्या फॉलो किया था? ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा एक कैबिनेट मिशन लाया गया था। ये सारा वर्ड, ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन में बताया गया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कीजिए, तो वही चीज़ फॉलो किया गया था। कैबिनेट मिशन का जो भी पॉइंट था वही चीज़ फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा एक कैबिनेट मिशन लाया गया था, उसमें बताया गया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन हो, कैसे कैसे लोग उसमें रहेंगे, तो उसी बेसिस पे, उसी आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। तो इस कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था? देखो, जहाँ पे 10 लाख से अधिक लोग होंगे, देखो पहला तो जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे सीट का डिवीज़न होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट का डिवीज़न होगा। ठीक, जहाँ पे 10 लाख से अधिक लोग हैं वहाँ पे एक रफली जो है प्रोपोर्शन दिया गया था, जहाँ पे 10 लाख लोग होंगे वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक, इस बेसिस पे क्या हुआ था? 292 मेंबर्स कहाँ से सेलेक्ट हुए थे? प्रोविंस से, और 93 मेंबर्स प्रिंसिपली स्टेट से थे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है क्या कैबिनेट मिशन, उसमें क्या कहा गया था? जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जहाँ पे 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन होगा वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इस बेसिस पे फाइनली क्या हुआ था? प्रोविंसेस से 293 मेंबर इलेक्ट किए गए थे और प्रिंसिपल स्टेट से 292 और 93। ठीक है, अब ये प्रोविंसेस में जो सीट थी वो मेनली 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड थी। किसमें किसमें? जरूर याद रखिएगा, मुस्लिम, सिख और जनरल में। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मुस्लिम, सिख और जनरल में डिवाइडेड थी। ठीक है, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो, दो जगह से मेंबर्स लिए गए थे ना, एक तो प्रोविंसेस से, दूसरा प्रिंसली स्टेट से। तो ये जो प्रोविंसेस से मेंबर थे वो कैसे थे? वो इलेक्शन के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट किए गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रोविंसेस से मेंबर थे वो कैसे थे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट हुए थे। और वहीं पे प्रिंसिपल स्टेट के मेंबर कैसे थे? कंसल्टेशन के थ्रू डिटरमाइन किए गए थे। ये प्रिंसिपल स्टेट का ओवरऑल समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके बेसिस पे बनी थी? कैबिनेट मिशन आया था, उसमें बताया गया था कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कीजिए, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन भी हुआ था। ठीक, उसमें क्या कहा गया था? जो कैबिनेट मिशन आया था कि जहाँ 10 लाख लोग से अधिक होंगे वहाँ पे मतलब जो पॉपुलेशन है 10 लाख से अधिक होगी वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वही चीज़ फॉलो किया गया था। इसको फॉलो करते हुए प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था और प्रिंसिपल स्टेट से 93। ठीक है, प्रोविंसेस में मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया गया था? PR मेथड से। ठीक है, और वहीं पे प्रिंसिपल स्टेट में क्या किया गया था? सेलेक्ट किया गया था कंसल्टेशन से, कंसल्टेशन को डिटरमाइन करके मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया था। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट से ज़रूर बताएं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका कंपोजिशन अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो देखो, जैसा पीछे हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? बना तो तब था जब इंडिया डिवाइडेड नहीं थी, अनडिवाइडेड इंडिया थी, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवीज़न नहीं हुआ था, तभी बना था। ठीक, लेकिन 3 जून 1947 को क्या आया? पार्टीशन प्लान आ गया, जिसके अंडर में इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। अब डिवीज़न के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था जिसमें क्या थे? 292 मेंबर्स कहाँ से थे? प्रोविंसेस से थे, और 93 मेंबर्स प्रिंसिपल स्टेट से थे।
बट डिवीज़न के बाद ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीज कर गए और टोटल कितने हो गए 299 मेंबर्स बचे, क्योंकि जो एरिया पाकिस्तान के अंडर चला गया था वहाँ वो लोग क्या किए थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खुद को विदड्रॉ कर लिए थे। ठीक है, तो नंबर क्या हुआ, रिड्यूस होकर के 299 हो गया। ठीक, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। जब आप डिटेल वे में प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल में ये डेट मेंशन भी है कि ऑन दिस डेट 26 नवंबर 1949 वी एक्सेप्ट दिस, तो ये डेट जरूर याद रखिएगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950। जब साइन हुआ देखो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो 26 नवंबर को हो गया था 1949 में, बट कॉन्स्टिट्यूशन पे फाइनल साइन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। तो जिस दिन साइन हुआ उस दिन सिर्फ 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 284 मेंबर्स बस प्रेजेंट थे, वो उस पे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन वगैरह भी किए। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स कब हुआ, इनटू फोर्स, ये अडॉप्ट किया गया था और ये इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। डिफरेंस याद रखिएगा, अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था, बट इनफोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, देखते हैं अब आगे। दिस अकाउंट ऑन द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन टचेस अपॉन ओनली सरफेस ऑफ, ये सब इतना डिटेल में नहीं देखना। हाँ देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए, जैसे कि ये इसमें जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट कि हम लाइन बाय लाइन हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी हम इजी वे में समझा दे रहे हैं वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी, वो उसमें इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, जो यूनिवर्सल सफरेज वगैरह हम मोड अभी फॉलो करते हैं वैसा मोड कोई फॉलो नहीं किया गया था, इलेक्शन के थ्रू नहीं था। ठीक, इसमें हर मेंबर मतलब कि हर रिलीजन के मेंबर को अलाउड किया गया था, मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसमें हर रिलीजन के मेंबर्स को दिया गया था। ठीक है, इसमें 28 मेंबर्स शेड्यूल्ड कास्ट से भी प्रेजेंट थे। हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट की थी, कौन, कांग्रेस। इसको कांग्रेस ने डोमिनेट किया था। 82% सीट्स किसके पास थी, 82% ऑफ द सीट इन असेंबली आफ्टर पार्टीशन, कांग्रेस डोमिनेट किया था, 82% लोग कांग्रेस से थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 82% सीट कांग्रेस की थी। ठीक है, ये जब हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे भी ये क्रिटिसाइज भी किया गया है बहुत लोगों द्वारा, कांग्रेस ने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डोमिनेट किया। ऐसे बहुत सारा जो है नेगेटिव कमेंट्स भी इस पर रहता है, जो कह सकते हैं हम जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में तो उसमें ये चीज़ें डायरेक्टली मेंशन हुई हैं। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतना बड़ा था ना, हमारा संविधान ही बड़ा है, तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो बहुत बड़ी थी। बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत अच्छे से वर्क की, डिलिबरेशन मतलब कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पे डिफरेंसेस ना क्रिएट हुए हों। ठीक है, जिसमें दो लोगों के बीच में मतभेद ना हो, तो उस पर अच्छे से डिस्कस करके सारी चीज़ों को डिटेल वे में डीपली जा करके डिस्कस किया गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा उसे हमारे संविधान में रखा गया। ठीक है, इसीलिए तो इतना वक्त भी लगा था। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एक टॉपिक था बस, उसको अभी हम नीचे देखेंगे। सिर्फ एक टॉपिक ऐसा था जिस पे कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हुए थे, नहीं तो हर एक टॉपिक पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी टॉपिक डिस्कस हो रही थी हर एक टॉपिक पे डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे। तो उन डिफरेंसेस को अच्छे से डिटेल वे में और डीपली डिस्कस किया गया और उसके बाद ही जा करके उसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट भी किया गया था। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रिलेशन कैसा होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, जुडिशरी की पावर क्या होनी चाहिए, शुड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन
यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया ना, यही चीज़ें हम यहाँ ऊपर डिस्कस किए हैं कि ऑलमोस्ट हर एक इशू पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, डिफरेंसेस क्रिएट हुई और सब पे अच्छे से डिस्कशन हुआ। बट एक प्रोविज़न ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसपे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। कौन सा? इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, meaning that all citizens reaching a certain age will be entitled to be voter irrespective of religion, caste, education, gender और income। तो जो यूनिवर्सल सफरेज का इंट्रोडक्शन था उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन को कोई भी इशू नहीं था, सबका मानना था कि हाँ यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए। रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम के बेसिस पे किसी भी पर्सन को वोट देने से नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज के बाद पर्सन क्या कर सकते हैं? राइट टू वोट पर्सन के पास होना चाहिए, ठीक। अब देखो हर टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे डिफरेंसेस क्रिएट हुए, बट इन डिफरेंसेस को ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली छोड़ दिया गया, उस पर डिस्कस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको अच्छे से देखा गया था। क्यों आखिर देखे थे ये लोग? क्योंकि ये भले ही पर्सन अलग अलग थे लेकिन ये लोग इकट्ठा किस लिए हुए थे? पब्लिक रीजन, पब्लिक की भलाई के लिए, पब्लिक रीजन के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे, जिससे कि एक संविधान बन सके और ब्रिटिशर्स का जो हमारे ऊपर रूल चल रहा था उसको ख़त्म किया जा सके। तो पब्लिक रीजन की वजह से ये लोग इकट्ठा हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसीलिए पर्सनल में जो भी चीज़ें थी, जैसे कि हम आप देखेंगे भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महात्मा गांधी का, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी के पूरे ऑपोज थे, तो आपस में चाहे जो था, बट ये जो काम ये लोग कर रहे थे ये बहुत अच्छे से कर रहे थे। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये पब्लिक रीज़न की वजह से इकट्ठा हुए थे, तो इनका मेन मोटो यही था, मेन एम यही था कि पब्लिक को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ब्रिटिशर्स के अंडर में, वो सारे प्रॉब्लम्स इन्हें ना फेस करने पड़े। जब हमारा रूल रहेगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, तो हम अपने आप को रेगुलेट करेंगे, हमारी सरकार हमें रेगुलेट करेगी, ना कि ब्रिटिश सरकार हमें रेगुलेट करेगी, ठीक। समझ में आ रहा है आपको चीज़ें? चलिए जी, नेक्स्ट है प्रोसीजर। दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे सारी काम हुए धीरे धीरे करके। 8 मेजर्स कमिटी थी जो कि मेनली किसके अंडर में थी? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, इन लोगों के अंडर में मेनली जो मेजर कमिटीज़ थी उनके चेयरमैन यही थे, ठीक है। दीज वर नॉट मैन हु अग्रीड विथ ईच अदर। ऐसा नहीं है, देखो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे लोग थे जो मतलब सब एक दूसरे की बातों को अग्री करे थे, नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। जैसे अभी अब पीछे हमने देखा है, पीछे मैं बताई भी हूँ, अम्बेडकर और गांधी जी में थोड़ा सा बिटर क्रिटिक था, बट ऐसा नहीं है कि ये लोग अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम था उसको वर्क में ले आए। हर टॉपिक पे ये अच्छे से डिस्कस किए, ये इंडियंस के लिए सही होगा या नहीं होगा, पब्लिक पर्पस के लिए चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें डिस्कशन के बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में तो हेल्प किया ही किया, बट साथ में जो भी अभी हम जो चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स का हमारे पास से रूल ख़त्म हो गया, जिस बंधन में हम थे उसको ख़त्म करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, जैसा कि हमने पीछे देख ही लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल मूवमेंट के बाद बनी, तो जो लीडर्स नेशनल मूवमेंट में थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये भी कहा जाता है कि उसका इनहेरिटेंस किसके पास था? नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो पर्सन इन्वॉल्व थे उनके पास था, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता है कि 4 पर्सन मिलकर के ग्रुप बना लिए और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और सबको इन्हें फॉलो करेगा, नहीं, ये तो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। मेन क्या होता है कि आखिर इसे बना कौन रहा है। अब देखो जैसे इंडिया के ही पर्पज से हम लेते हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो किसी को नहीं पता था कि डायरेक्टली हमें काम कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए क्या हुआ बताइए? उस टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें बताया गया कि एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या होगा, हमें वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स मिल करके काम करना शुरू किए, ठीक। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि कोई असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दी और सारी चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारा होता है। असेंबली एज डाइवर्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शन इफ देयर आर नो बैकग्राउंड। कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए ना कि आखिर हमें काम कैसे करना है, तो वो बैकग्राउंड क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पे है, देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि किसके द्वारा पास किया गया? नेहरू जी द्वारा,
ठीक है, इस रिजोल्यूशन में क्या था, एस्पिरेशन एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या एम होगा, वो सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस पे काम की थी, पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना दिया गया था उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम की थी। ठीक है, समझ में आया। Based on this resolution, our constitution gave institutional expression to these fundamental commitment: equality, liberty, democracy, sovereignty, cosmopolitan identity। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नेहरू जी द्वारा पहले से ही डाल दी गई थी। इसी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम की और हमारा संविधान आज का जो है उसको बनाई। ठीक, समझ में आया। चलिए जी, अब नियर अबाउट ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जैसा कि हमने पीछे देख लिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव्स, ये तीनों अपना अपना काम कर रही हैं, किसी का किसी में इंटरफेरेंस नहीं है। जब तीनों इक्वल पावर दिया गया, बैलेंस्ड पावर है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई नीचे जाना चाहेगा, तो सब अपना अपना वर्क क्या करेंगे, बेस्ट करेंगे। ठीक है, balance among the various institutions like executive, legislature and judiciary. This led to adaptation of parliamentary form of government. ये देखो, ये जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसीलिए क्या करना पड़ा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल अरेंजमेंट को एडॉप्ट करना पड़ा। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है और फेडरल अरेंजमेंट भी है। ठीक है, फेडरल अभी तो शायद ही आप लोग समझ रहे होंगे, आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसी की वजह से ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल अरेंजमेंट क्यों आया, रीज़न था क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन है न, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों में से कोई एक दूसरे से कम नहीं है। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल अरेंजमेंट लाना पड़ा। ठीक, देखो इतने सारे काम करने के बाद, जैसे कि पूरा बैकग्राउंड बेस बनाने के बाद भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो क्या किए थे, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसमें से बहुत सारे प्रोविजंस वो बोरो किए थे। अब हम बोरोड प्रोविजंस को देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें लिए, जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये डायरेक्ट पूछ लेता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है ये किस कंट्री से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज और हर रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल का और रेजिडुअल पावर का कॉन्सेप्ट लिया गया है। वहीं पे यूएसए से फंडामेंटल राइट, यूएसए में जो कि क्या है, बिल ऑफ राइट नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो चैप्टर फर्स्ट था पॉलिटी का क्लास 11th एनसीईआरटी, वो आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या हमें हमारे पढ़ाने का तरीका चेंज करना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, हम उसे भी सही करने की कोशिश करेंगे। और जल्द से जल्द हम चैप्टर 2 लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की भी सीरीज़, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसे भी देखिए। So thank you for watching this. Please do like, share, subscribe. Thank you.